सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बिहार पीसीएस मेंस सीरीज में आज हम लोग बिहार के राज्यपाल की भूमिका पढ़ेंगे। यानी आज हम लोग भारत के संविधान के तहत आज हम लोग बिहार के राज्यपाल की भूमिका, बिहार के शासन व्यवस्था में क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी बिहार के शासन व्यवस्था में राज्यपाल की भूमिका आज का पॉलिटी का चैप्टर है। बीपीएससी मेंस में हम लोग पॉलिटी में जो आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो राज्यपाल की भूमिका पढ़ने जा रहे हैं। अब राज्यपाल की भूमिका पढ़ते समय हम लोग इस बात को जरूर ध्यान देंगे कि क्या बिहार का राज्यपाल भारत के अन्य राज्यों के राज्यपाल से अलग है? क्या उसके संवैधानिक प्रावधान अलग है? क्या उसको नियुक्त करने की प्रक्रिया अलग है? क्या शासन व्यवस्था का जो ढांचा है बिहार के विधानमंडल का या बिहार के शासन व्यवस्था का, क्या वह अन्य राज्यों से अलग है? अगर हम इन चीजों का अध्ययन करें तो हमें यह पता चलता है कि जिस प्रकार भारत के अन्य राज्यों के प्रशासन का ढांचा या शासन का ढांचा है, सेम उसी प्रकार ढांचा बिहार का भी है। बिहार के शासन व्यवस्था का है, बिहार के प्रशासन व्यवस्था का है, बिहार के विधानमंडल का है, बिहार के विधानसभा का है, बिहार के सरकार का है। तो इसका तो मतलब यही हुआ कि भारत के अन्य राज्यों के राज्यपाल की जो भूमिका है वही बिहार के राज्यपाल की भूमिका बिहार के सरकार में है, बिहार के शासन व्यवस्था में है। कई बार आयोग कुछ ऐसे प्रश्न कर देता है, इतने सरलीकृत प्रश्न पूछ देता है कि जो थोड़ी देर के लिए अभ्यर्थियों को आश्चर्य में डाल देता है। अब जैसे ही ऐसे प्रश्न आ जाते हैं विद्यार्थियों के समक्ष तो उनके मन में कहीं ना कहीं शंका पैदा हो जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कितना सरलीकृत प्रश्न पूछ दे रहा है तो इसका कुछ और उत्तर है, या वो अचंभित हो जाते हैं कि इसके बारे में क्या लिखा जाए। ऐसे प्रश्नों को हल करते समय हम अगर 2 मिनट सोच लें तो ऐसे प्रश्नों का जवाब हमको तत्काल मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को जब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ऐसे प्रश्नों का जवाब हमारे लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। इसलिए जब भी कभी कोई ऐसे प्रश्न एग्जामिनेशन हॉल में आपके समक्ष उपस्थित हो जाएं जो आपको अचंभित कर रहे हो, तो ऐसे प्रश्नों को हल करते समय आप जरा सा भी डिस्टर्ब ना हो। याद रखिएगा, एग्जामिनेशन हॉल में जो अपने नर्वस सिस्टम पर नियंत्रण रखेगा, जो अपने नर्वस सिस्टम पर कंट्रोल रखेगा, वही सफल होगा और वही मैदान मारेगा। इसलिए आप लोगों को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी ऐसे प्रश्न आ जाए बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप उन प्रश्नों को 2 मिनट 1 मिनट जरूर सोचने में दें और आप देखेंगे कि तत्काल आपको समस्या का हल मिल गया। तो यदि यह पूछ रहा है कि बिहार के शासन व्यवस्था में बिहार के राज्यपाल की क्या भूमिका है, तो यह हम लोग हल करते हैं। बिहार के राज्यपाल की भूमिका वैसे ही है जैसे किसी अन्य राज्य के राज्यपाल की भूमिका है। अर्थात भारत के संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत जैसे जैसे प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है, वैसे अनुच्छेद 153 के तहत बिहार राज्य के लिए भी एक राज्यपाल का प्रावधान है। और बिहार का राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य का वास्तविक प्रमुख नहीं होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य का नाम मात्र का प्रमुख होता है। यानी राज्य की समस्त शक्तियां बिहार के राज्यपाल में समाहित होती हैं और वह मुख्यमंत्री के सलाह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। लेकिन जैसे ही सलाह शब्द आ जाता है, ये सारी शक्तियां मंत्रिपरिषद सहित मुख्यमंत्री को ट्रांसफर हो जाती हैं।
क्योंकि भारत में एक संसदीय प्रजातंत्र के ढांचे को अपनाया गया है और संसदीय प्रजातंत्र के ढांचे में संवैधानिक प्रमुख जो होता है, चाहे वो देश का हो चाहे वो राज्य का हो, वो नाम मात्र का प्रमुख होता है। वास्तविक प्रमुख जो होता है वो केंद्र में प्रधानमंत्री होता है और राज्यों में मुख्यमंत्री सहित उसका मंत्रिपरिषद होता है। यही कारण है कि बिहार राज्य का राज्यपाल बिहार के शासन व्यवस्था के नाम मात्र की कार्यपालिका होता है। संवैधानिक प्रमुख होने के बावजूद भी वास्तविक शक्तियां उसके पास नहीं होती हैं। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? बिहार का मुख्यमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के सहित। अब प्रश्न ये उठता है कि हम लोग ये जाने कि उसकी शक्तियां क्या क्या, उसकी भूमिका क्या है। देखिए, बिहार का जो राज्यपाल है वो कार्यपालिका संबंधी भूमिका का निर्वहन करता है, वह विधायिका संबंधी भूमिका का निर्वहन करता है, वह न्यायिक भूमिका का भी निर्वहन करता है, ठीक है ना। इसके प्रकार वह विवेकीय शक्तियां भी रखता है। अपनी विवेकीय शक्तियों के निर्वहन में बिहार का राज्यपाल अपने बुद्धि से कुछ ऐसे निर्णय लेता है जो सरकार के लिए, राज्य के लिए और उस समय बिहार प्रांत के तत्काल बिहार राज्य के लिए भलाई का होता है। ऐसे निर्णय वो लेता है, ठीक है ना। अपने विवेकीय शक्तियों के तहत वो ऐसे ही निर्णय लेता है जो सरकार और जो राज्य के लिए, सरकार के लिए और उस समय वहां के संवैधानिक मशीनरी के लिए भलाई का होता है। तो सबसे पहले देखा जाए कि बिहार के राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी भूमिका क्या है, या होल भारत के राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी भूमिका क्या है। देखिए, बिहार राज्य के राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी पहली भूमिका यह है कि वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, यानी राज्य के विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसकी मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्ति करता है। अपने मन से नहीं करता है, जो उस समय विधानसभा का बहुमत प्राप्त दल होता है उस दल के नेता को वह मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा बिहार राज्य का राज्यपाल बिहार के मुख्यमंत्री के सलाह पर मंत्रियों को बर्खास्त भी करता, अपने मन से वो बर्खास्त नहीं कर सकता है। जब बिहार का मुख्यमंत्री राज्यपाल को यह निर्देश देता है कि वह इन मंत्रियों को बर्खास्त करे, तो बिहार का राज्यपाल जो है वो क्या करता है? मंत्रियों को बर्खास्त भी करता है। यानी अपने कार्यपालिका संबंधी शक्ति के तहत बिहार के राज्यपाल की पहली भूमिका मुख्यमंत्री को नियुक्त करना, मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना तथा मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों को बर्खास्त करना है। इसके अलावा वह राज्य के महाधिवक्ता की भी नियुक्ति करता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। यह बिहार के राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी भूमिका है। इसके अलावा राज्य के राज्यपाल के पास यह अधिकार है कि आर्टिकल 167, देखिए मैंने आपको बताया है, पॉलिटी आप जब भी लिखेंगे आप अनुच्छेदों से लिखें और आपको अनुच्छेद जरूर याद होने चाहिए। कुछ अनुच्छेद तो आपको याद होने ही चाहिए। तो आर्टिकल 167 के तहत राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह मुख्यमंत्री से राज्य के शासन संचालन के संबंध में सूचना मांग ले। पहले तो कर्तव्य यह है कि राज्य का मुख्यमंत्री उसको सूचना दे, दूसरे कर्तव्य यह है कि अगर वो सूचना नहीं दे रहा है तो राज्य के राज्यपाल को अनुच्छेद 167 के तहत यह अधिकार है कि वह राज्य के राज्यपाल से राज्य के प्रशासन या राज्य के शासन के संचालन के संबंध में सूचना मांग ले। दिस इज द एक्सिक्यूटिव पावर या एक्सिक्यूटिव रोल ऑफ द गवर्नर ऑफ बिहार। अब नेक्स्ट हम लोग देखें कि बिहार राज्य, देखिए
आप अपने मन में एक अवधारणा कॉन्सेप्ट विकसित करिए। परीक्षा बहुत बड़ी होती है और सिविल सेवा की परीक्षा बहुत बड़ी होती है। ऐसे केस में अगर आप रटे रटाए उत्तर याद करके एग्जाम में लिखने का प्रयत्न कर रहे हैं तो निश्चित ये रणनीति बहुत ही घातक साबित होगी। मैंने आप लोगों को अपने लेक्चर के तहत ये बार बार बताया है कि आप अपने मन में एक अवधारणा विकसित करने का प्रयत्न करें। हर विषय पर आप मुख्य टॉपिक्स पर अपनी अवधारणा स्वयं विकसित करिए। कोशिश ये करिए कि आपके आत्मा में, आपके मन में हर विषय के संबंध में कुछ अवधारणाएं, कुछ कॉन्सेप्ट्स आत्मसात हो जाए और उनको एग्जामिनेशन हॉल में लिखने के लिए आपको रटना ना पड़े। आप एक बार जब राज्यपाल का कॉन्सेप्ट अपने मन में स्थापित कर लेंगे तो प्रश्न कहीं से आवे। एक बार अगर राष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट अपने मन में आत्मसात कर लेंगे तो प्रश्न कहीं से आवे। आप इतिहास का ऐसे कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, आप भूगोल का ऐसे कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स का ऐसे कॉन्सेप्ट आप पहले अपने मन में सिविल सेवा की परीक्षा एक वैचारिक क्रांति है और वैचारिक क्रांति के तहत आप सब कुछ पढ़कर कुछ कहने की स्थिति में जरूर आए। सब कुछ पढ़ने के बाद यदि आप कुछ कहने की स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं तो निश्चित ये सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी नहीं है। अगर आपको कोई ये सिखा दे रहा है, कोई ये पढ़ा दे रहा है, कोई ये बता दे रहा है कि इसको रट लो, इसको याद कर लो, इसको रट्टा मार लो और सिलेक्शन हो जाएगा, वो आपके लिए बहुत घातक है, वो आपके लिए जहर के समान है। याद रखिए, सिविल सेवा की परीक्षा में परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, परिश्रम का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सिविल सेवा की परीक्षा में हमेशा परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। अगर आपको कोई शॉर्टकट का रास्ता बता रहा है तो वो बिल्कुल गलत बता रहा है, आप उसको बिल्कुल मत मानिए। सिविल सेवा की परीक्षा में कोई शॉर्टकट है ही नहीं। सिविल सेवा की परीक्षा में ऐसे मार्ग आपको अपनाने चाहिए जो मार्ग अंत में जाकर सही परिणाम दे ही। वर्तमान में देखने में वो लगे कि वो कठिन मार्ग है, कोई बात नहीं है। वर्तमान में देखने में लगे कि यह असंभव मार्ग है, कोई बात नहीं है, लेकिन वह मार्ग अगर सही है तो अंतिम रूप से सफलता आपको जरूर मिलेगी। सिविल सेवा की विशेषता ही यही है कि आपको जब ये लगने लगता है कि मार्ग बहुत कठिन है, सफलता बिल्कुल असंभव है, अब हमारे लिए सफलता की कोई संभावना ही नहीं है, तो उसी समय सफलता मिल जाती है। इसलिए याद रखिए प्यारे विद्यार्थियों कि सिविल सेवा में सफलता के लिए कभी भी किसी के कहने पर शॉर्टकट को मत अपनाएं। इसलिए आप कॉन्सेप्ट विकसित करिए, हर विषय पर कॉन्सेप्ट विकसित करके अपने आत्मा में कुछ विषयों के कॉन्सेप्ट को आत्मसात कर लीजिए। तो यह हो गया कार्यपालिका संबंधी उसकी शक्ति, चाहे मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना, फिर इसके अलावा महाधिवक्ता की नियुक्ति करना, राज्य के मुख्यमंत्री से प्रशासन के संचालन के संबंध में सूचना मांग लेना, मंत्रियों को बर्खास्त करना, ये उसकी कार्यपालिका संबंधी शक्ति है। मैं अपने लेक्चर के तहत आपका कॉन्सेप्ट ही विकसित करता, ठीक है ना। मैं रटे रटाए लेक्चर्स देने में विश्वास बिल्कुल नहीं करता। मैंने आपको बार बार बताया, मेरा है कि 2-4 शब्द भी आप सुने लेकिन आपके मन में एक जुझारू क्रांति पैदा हो जाए। मेरे लेक्चर्स का मूल उद्देश्य यही है। मैं भी बहुत बड़े बड़े पीपीटी तैयार करके लेक्चर दे सकता हूं, मैं भी बहुत बड़े बड़े मंचों पर जाकर लेक्चर दे सकता हूं। मेरा मूल उद्देश्य यह है आपके मन में एक वैचारिक क्रांति पैदा करना हर विषय पर, और मैं हर विषय का लेक्चर ऐसे ही देता हूं। जीएस के चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, सारे सब्जेक्ट के मैं लेक्चर ऐसे ही देता हूं। रटे रटाए, बने बनाए, लिखे लिखाए लेक्चर देना मेरा अपना मूल स्वभाव नहीं। मेरा अपना मूल स्वभाव है कि लेक्चर ऐसे हों जो आपके मन में वैचारिक क्रांति पैदा हो जाए।
अब आइए हम लोग देखते हैं कि बिहार के राज्यपाल की विधायी भूमिका क्या, यानी विधायिका संबंधी उसकी भूमिका क्या। विधायिका माने राज्य के विधानमंडल से। तो राज्य के विधानमंडल के सत्र को आहूत करता है, सत्रावसान करता है राज्य का राज्यपाल, ठीक है ना। सत्र को बुला भी देता है, सत्रावसान भी करता है। इसके अलावा राज्य के विधायिका से यानी राज्य के विधानमंडल से संबंधित बिहार के राज्यपाल के पास जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वह यह है कि कोई भी विधेयक तब कानून बनेगा जब राज्य के राज्यपाल के पास, जब राज्य के राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करे। यानी जब बिहार का राज्यपाल राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित किए गए विधेयक पर हस्ताक्षर करता है तो क्या होता, तब जाके वह कानून बनता। यह सबसे बढ़िया, सबसे बड़ा जो उसका महत्वपूर्ण अधिकार है राज्य के विधानमंडल से संबंध में, वो यही है कि जब विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर वह हस्ताक्षर करता है तब वो एक्ट या कानून या अधिनियम बनता है। लेकिन बिहार के राज्यपाल को यह अधिकार है कि ऐसे किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ अनुच्छेद 200, 201 के तहत आरक्षित कर दे जो संघ की शक्ति को नुकसान पहुंचा रहे हो या संवैधानिक ढांचा को विकृत कर रहे हो या राज्य या देश के स्थायित्व के लिए खतरा। यानी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ ऐसे विधेयकों को आरक्षित कर सकता है जो संघ की शक्ति को क्या कर रहे हो, हानि पहुंचा रहे हो। एक बात अगर अब यहां जरा समझिए, इसकी प्रक्रिया समझिए। अगर राज्य के राज्यपाल ने राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित कर दिया है और वह विधेयक विचारार्थ राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, यदि राष्ट्रपति उसे एक बार लौटा देता है तो वह फिर विधानमंडल के पास राज्यपाल भेज देता है। अगर विधानमंडल पुनः पारित करके राज्यपाल के पास भेजता है और इस बार भी राज्यपाल उसको राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर देता है और राष्ट्रपति के पास पहुंचता है और राष्ट्रपति अगर इस बार भी उस पर इनकार कर देता है तो उस विधेयक का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। यानी यदि राष्ट्रपति चाहे तो बिहार का भारत के किसी राज्य से विधेयक पारित होना असंभव बना सकता है कि सरकार चाहे। मैंने आपको बताया था हमारे संविधान निर्माता चाहते थे राज्य भले ही कमजोर हो जाए लेकिन केंद्र को कमजोर होने ही नहीं देना। यह हो गया विधायिका के संबंध में दूसरी शक्ति। इसके अलावा राज्य विधानमंडल में एक सदस्य को, वो राज्य के विधानसभा में एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। इसी प्रकार विधान परिषद में भी सदस्यों को मनोनीत करता है राज्य का राज्यपाल, ठीक है। इसके अलावा है कि राज्य विधानमंडल का कोई सदन सत्र में ना हो या राज्य विधानमंडल सत्र में ना हो और तत्काल किसी के कानून की आवश्यकता हो तो आर्टिकल 213 यानी 213 के तहत बिहार के राज्यपाल को ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त। आप देख रहे होंगे कि पूरे लेक्चर में मैंने कई अनुच्छेद का सहारा लिया। तो आप अनुच्छेदों से जब भी एग्जाम में लिखेंगे मेंस की परीक्षा में आपका उत्तर शानदार हो जाता है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 213 के तहत बिहार के राज्यपाल को यह अधिकार है कि यदि राज्य विधानमंडल सत्र में ना हो या उसका कोई सदन सत्र में ना हो और तत्काल किसी कानून की आवश्यकता हो तो राज्य का राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। यह बिहार के राज्यपाल के पास एक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है, ठीक है ना। इसके अलावा बिहार के राज्यपाल के पास कुछ न्यायिक शक्ति भी है। बिहार का राज्यपाल क्षमादान की शक्ति भी रखता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत बिहार के राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि बिहार का राज्यपाल राज्य के कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार तक ही दंड को क्षमा कर सकता है। ये नहीं कि केंद्र के क्षेत्राधिकार में घुसकर और वो क्षमा कर सकता है।
वो सिविल को भी करता है और फौजदारी को भी क्रिमिनल को भी कर सकता है, लेकिन जहां तक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का सीमा जहां तक है वहीं तक कर सकता है। इसके अलावा बिहार के राज्यपाल को मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है। मृत्युदंड को भारत में केवल और केवल राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है अनुच्छेद 72 के तहत। ठीक है ना। तो ये हो गया बिहार के राज्यपाल की न्यायिक शक्ति। ठीक है ना। इसके अलावा बिहार के राज्यपाल के पास कुछ वैवेकीय शक्तियां भी हैं, यानी विवेकीय शक्तियां भी हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि राज्यपाल के पास विवेकीय शक्तियां कब आती हैं। देखिए, ऐसा तो निश्चित ही है कि किसी भी क्षेत्र का जो संवैधानिक प्रमुख होता है, चाहे केंद्र का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है, राज्यों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल है, वो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही काम करेगा। तो वैवेकीय शक्तियां कहां आ गई? वैवेकीय शक्तियां या विवेकीय शक्तियां तभी आती हैं, विवेकीय शक्तियां तभी आती हैं जब सलाह मौजूद ना, या सलाह देने वाला विश्वास खो दिया, भ्रष्टाचार में लिप्त हो, या अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए और वो त्यागपत्र ना दे रहा हो। अर्थात कुछ ऐसी परिस्थितियां बिहार के शासन व्यवस्था में पैदा हो सकती हैं जब राज्य का मंत्रिपरिषद अस्तित्व में ना हो, या हो तो उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया हो, या अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया हो और वह त्यागपत्र न दे रहा हो, या चुनाव हुआ हो और किसी भी दल को बहुमत न मिला हो। तो ऐसी दशाओं में राज्य के राज्यपाल के पास पूर्ण सत्ता प्राप्त हो जाती है, क्योंकि सलाह तो मौजूद है नहीं, और जब सलाह नहीं है तो वैवेकीय शक्तियों का उपयोग करेगा ही करेगा। ऐसे समय में वह अपने विवेक से निर्णय लेगा। यदि किसी दल को बहुमत चुनाव में नहीं मिला है तो बिहार राज्य के राज्यपाल को यह अधिकार है कि जो भी दल लगता हो कि सरकार बना लेगी और सरकार चला लेगी, उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रण देगी। अगर वो नहीं चला पाएगा तो किसी दूसरे दल को आमंत्रण देगी। ये बिहार के राज्यपाल की विवेकीय शक्ति है। इसके अलावा अगर मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो राज्य का राज्यपाल जो है मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगर मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है तो मुख्यमंत्री के विरुद्ध कोई भ्रष्टाचार का मामला आ गया है तो भी वो बर्खास्त कर सकता है। लेकिन ये सब मामले तभी होते हैं जब सदन में मंत्रिपरिषद अपना विश्वास खो चुका हो या बहुमत खो चुका हो। तब मतलब कहने का मतलब यह है कि यदि राज्य के मंत्रिपरिषद पूरा अधिकार में न हो तो निश्चित ही राज्यपाल के पास पूरा अधिकार माने विश्वास में न हो तो राज्यपाल के पास निश्चित ही विवेकीय शक्तियां असीम मात्रा में प्राप्त हो जाती हैं, और ऐसे समय में वो अपनी विवेकीय शक्ति से ही राज्य के प्रशासन शासन का संचालन करता है। ये बिहार के राज्यपाल की जो भूमिका है वहां के शासन व्यवस्था में मैंने आज ये बताया। उम्मीद है कि आप जरूर इसको कॉन्सेप्चुअल समझे होंगे। अगर ये भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में तो भी आपको यही लिखना है। मैंने बताया कि जब भी आप कॉन्सेप्ट बना लेंगे तो निश्चित ही आपको किसी भी प्रश्न को हल करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। बीपीएससी मेंस सीरीज जीएस में मैं एक नए विषय और टॉपिक के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।